Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रसोगोल्ला रसोगोल्ला। यस एंड फुचका सौंदेश इधर तो आप खूब खूब खा रहे हैं। और मैं ये बात तो कह सकता हूँ आपको कि जो मिठाई और खाना बंगाल के लोग बनाते हैं वो तो देश में कहीं भी और मिलना बहुत राम है। तो जय श्री राम का मतलब है सब लोगों की जय हो रही है। बंगाल ने तो देश को राम से, धर्म से, संस्कृति किया से जाए तो परिचय कराया है। जो तो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, हाँ, लूट रहा है, गुंडागर्दी करके सत्ता चला रहा है और लो सिंडिकेट चला रहा है, उसको तो डरना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जैसा कोई होगा तो उसको तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके तो जीने का समय आ गया खुलकर। सच बोलने का समय आ गया कि दुनिया में अगर कहीं पे कोई भी मुसलमान सबसे ज्यादा प्राउड फील करता होगा तो भारत का मुसलमान करता होगा। Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show, presented by Hill Tokyo and Hill India. How are you today? I would like to express my gratitude to everyone because every week you wait for my show, every week you watch my show, and every week you support us. So thank you so much, everyone. This week also, we have brought someone who you wanted, and he is none other than Mr. Kapil Misra. He doesn't need much introduction, so without much introduction, we are going to welcome him, Mr. Kapil Misra. Namaste, konnichiwa, Kapil ji, and welcome to the Nupur Tewari Show. नमस्ते नुपुर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूँ, एक बात शुरू में ही कहना चाहता हूँ। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। वहाँ जापान में बैठकर भारत की बात करना, और आप भारत की सांस्कृतिक राजदूत की तरह वहाँ पर काम कर रही हैं, तो नमन है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने इतने काइंड वर्ड्स के लिए। बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए बुलाई हूँ क्योंकि हमें बहुत कुछ जानना है। तो पहला क्वेश्चन सबके तरफ से, इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे जितने सारे हैं जापान में, सबकी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि इंडिया फॉर बीजेपी और बीजेपी फॉर इंडिया क्या, कपिल जी? बीजेपी फॉर इंडिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप तो बीजेपी की फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे तो पहले भारतीय है, फिर जनता है, और उसके बाद में लास्ट में पार्टी है। तो पार्टी तो कभी भी देश से बड़ी नहीं हो सकती है, और पार्टी लोगों से बड़ी भी नहीं हो सकती है। और इसी फिलॉसफी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन है। सबसे पहले देश के बाद देश के नागरिकों का हित, और उसके बाद फिर दल की बात आती है। दल की बात उससे पहले नहीं आती है। और इसीलिए जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो वोट बैंक को खराब करने वाला निर्णय है, ये तो हो सकता है कि इतना लोकप्रिय निर्णय ना हो, फिर भी तो देश हित पहले रखते हुए वो निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद जनहित के निर्णय लिए जाते हैं। और जब देश हित और जनहित का काम कोई करता है तो दल का हित अपने आप ही होता है। फिर जनता उस दल को जिता के भेजती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी अपराजित हैं, अजय हैं, लगातार जीतते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले देश, फिर नागरिक, जनहित, देश हित, जनहित, और उसके बाद दल के बारे में सोचना। तो ये तो आपका बहुत आसान सा सवाल था। ये तो हमें घोट के भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के परिवार के संस्कारों में है। देश सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। बहुत अच्छी बात बोला आपने। और इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, और क्या बंगाल जय श्री राम बोलेगा? बंगाल ने तो हमेशा ही जय श्री राम बोला है। बंगाल का तो इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, पहचान, अस्तित्व, माटी, मानुष, सब में राम बसा हुआ है। बंगाल में राम 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 कौन है? राम, मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ नुपुर जी, कि अभी तो बंगाल में जो हमारी इस वक्त की मुख्यमंत्री हैं, जाती हुई मुख्यमंत्री, जिनकी फेयरवेल पार्टी हो रही है,
तो वो विदाई का जिनका समारोह चल रहा है, तो उन्होंने जय श्री राम बोलने से मना कर दिया और जय श्री राम पे वो मंच छोड़ के चली गईं। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि राम कौन? राम तो वो जो शक्ति की उपासना करते हैं, काली की, दुर्गा की पूजा करते हैं, वो है राम। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में जब राम को ऐसा लगा कि कैसे विजय मिलेगी, तो राम ने किसकी पूजा की? शक्ति की पूजा की, जगदम्बा की, माँ काली की पूजा की। तो जो जगदम्बा की पूजा करे वो राम है। और जगदम्बा की पूजा, जगदम्बा का शक्तिपीठ कहाँ है? वो यहाँ है, बंगाल में, कोलकाता में। माँ दुर्गा की पूजा करने वाले लोग यहाँ हैं। तो जो भी माँ की पूजा करता है, उस सबके अंदर राम है। तो जय श्री राम का मतलब है सब लोगों की जय हो रही है, बंगाल की जय हो रही है, बंगाल के लोगों की, उनकी भक्ति की जय हो रही है। लेकिन जिसको ऐसा लगे कि मेरी जय होनी चाहिए और किसी की जय नहीं होनी चाहिए, उसको जय श्री राम से डर लगता है। उसको बस अपनी जय करानी है, वो जय श्री राम से डर के भागता है। मैं तो कई बार मजाक में ये बात बोलता हूँ नुपुर जी की, बचपन में हम कहानियां सुनते थे कि वो सफेद कपड़ा पहन के आएगी और राम नाम सुन के भागेगी। अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम ही बंगाल बंगाल ने तो देश को राम से, धर्म से, संस्कृति से परिचय कराया है। ये धर्म का तीर्थ भूमि है। कण कण में राम बसे हैं, कण कण में जगदम्बा की शक्ति बसी है। तो यहाँ पर तो रामद्रोही सत्ता में रह ही नहीं सकती। हाँ, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया, क्योंकि जो हमारे जो दुर्गा पूजा होता है एक्चुअली वो उसी के ऊपर होता है कि राम ने जो दुर्गा पूजा अपने जीत के लिए किए थे, और Yes. उसी में एक्चुअली राम जी ने जिस तरीके से वो दुर्गा पूजा किए थे अपने जीत के लिए, उसी तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, उसी तरह से होता है। तो इसीलिए नॉर्थ से जो नवरात्रि होता है, हमारा जो दुर्गा पूजा होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम उस दुर्गा पूजा को फॉलो करते हैं जो राम जी ने तो किए थे। भगवान राम ने खुद किया था, स्वयं किया था। यस। हाँ, उसमें शायद 108 लोटस जो हमारा वो लगा था। तो वो ऐसे हमारे दुर्गा पूजा में भी लगते हैं, जो मैंने देखा है हमारे घर में भी होते हैं। तो 108 फूल लाना मतलब जरूरी है उसमें। तो आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। लेकिन जैसे आपने बोला कि जाती हुई हमारे मुख्यमंत्री, तो आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि हम बीजेपी वहां पे आने वाले हैं? बंगाल के लोग कॉन्फिडेंट है, हम तो देख रहे हैं, हम तो दर्शक हैं। इसको आप युद्ध बोलिए या इसको आप खेल बोलिए, राजनीति का या चुनाव का मैदान बोलिए, बंगाल की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि हमको तो अब ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारे धर्म के खिलाफ हो, संस्कृति के खिलाफ हो, इकोनॉमी को बढ़ाने के खिलाफ हो, जो आपस में ही सिंडिकेट चलाएं, भ्रष्टाचार करें। वैसे सत्ता तो बंगाल के अंदर क्या हुआ, जो मुझे समझ में आया यहाँ सब लोगों से मिलकर, वहां पर पहले तो देश में दो शक्तियां ऐसी ऐसी हैं जो जहां भी गई उन्होंने देश का और धर्म का नुकसान किया। एक है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट तो जहां भी गए इन्होंने तो नुकसान किया। दूसरी है कांग्रेस। तो ममता बनर्जी कांग्रेस और कम्युनिस्ट का कॉम्बिनेशन है। तो देश की दो सबसे खराब शक्तियों को मिलाकर जब कुछ बनता है, वो है ममता बनर्जी की टीएमसी। इसीलिए आप देखो तो बंगाल में पोर्ट है, बंगाल में फॉरेस्ट है, बंगाल में माइंस है, बंगाल में रिवर है, बंगाल में इतने मेहनती लोग हैं, लेकिन इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ी, नौकरी नहीं मिल पाई लोगों को। तो लोगों को, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है बंगाल छोड़ के। अगर काम करना है तो, मेहनत करनी है तो, कमाना है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ की राजनीति ने बंगाल को दबा के रखा, दुनिया से काट के रखा, धर्म से भी काट दिया और व्यापार से भी काट दिया। बंगाल तो देश का सबसे समृद्ध राज्य होना चाहिए, सबसे समृद्ध। इस देश की इकोनॉमी का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो बंगाल बंगाल उसका आधार बनेगा, उसकी रीढ़ बनेगा बंगाल। तो जनता को ये समझ में आ रहा है। मैं कल एक फुचका वाले से बात कर रहा था, वो 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति इधर फुचका बेचते हैं रविंद्र मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो मैंने उसको बोला कि कौन जीतेगा, तो बोले कि
बीजेपी जीतेगी। तो मैंने पूछा कि क्यों जीतेगी, तो बोले कि लोगों को समझ में आया है कि हमारे को अगर अच्छा जीवन जीना है, बंगाल को आगे बढ़ाना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है, तरक्की करना है, दुनिया में नाम कमाना है, अपना धर्म को बचाना है, तो हमें अब की बार भाजपा को जिताना है। ऐसा तो सड़क में खड़ा हुआ फुचका बेचने वाला आदमी भी बोल रहा है। इसीलिए तो मुझे तो निश्चित निश्चित विजय यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो अभी चुनाव होना, वोट डलना एक प्रक्रिया होती है, वो बाकी है। लेकिन जनता ने तो अपने दिलों में मन बिल्कुल निश्चय ले लिया है, संकल्प ले लिया है, और वही आपको चुनाव के परिणाम में नजर आएगा। ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि बंगाल में अभी कोई कुछ जो होने वाला था, जो डेवलपमेंट वो नहीं हुआ, लेकिन लोग पूछ रहे हैं, यहाँ के लोग जो बंगाल में जो टीएमसी में थे, जो विधायक काम कर सकते थे, टीएमसी में पहले कम्युनिस्ट में थे, फिर टीएमसी में आए, फिर वही लोग आज आ रहे हैं बीजेपी में। तो थोड़ा सा लोगों का कि अगर उन लोगों ने पहले भी काम नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया बंगाल को, तो वो ही लोग तो आने वाले हैं बंगाल में, तो बंगाल का क्या परिवर्तन होने वाला है? नहीं नुपुर जी, लोग खराब नहीं होते हैं, लीडर जैसा चलाता है लोग वैसा चलते हैं। यही यही देश की सेना थी। आतंकवादी आते थे, भारत में बम फोड़ते थे और चले जाते थे, तो सेना कमजोर थोड़ी थी। लेकिन लीडर उसको ऑर्डर नहीं देते थे, तो सेना क्या करती? दिल्ली में बम फटता था, मुंबई में बम फटता था, गुवाहाटी में बम फटता था, हैदराबाद में बम फटता था। तो भारत की अभी अभी क्यों नहीं फट रहा? अभी क्यों नहीं आतंकवादी हमला हो रहा? सेना भी वही है, पुलिस भी वही है, रॉ भी वही है, सीबीआई भी वही है, तो कोई तो नहीं बदला। बदला क्या? लीडरशिप बदल गई, नेतृत्व बदल गया। जैसा नेता होता है वैसा वैसा सरकार चलती है। तो ये लोग खराब खराब है या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, और खराब होंगे तो बाहर जाएंगे। लेकिन लेकिन हमें ये मानना होगा कि अगर काम नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी नेतृत्व पे आएगी, और ये भरोसा करना होगा कि नेतृत्व बदलेगा तो यही बंगाल के सरकारी कर्मचारी, यही बंगाल के नेतागण, यही बंगाल के अफसर, यही ब्यूरोक्रेसी तो नहीं बदलने वाली, लेकिन यही लोग काम करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि नेतृत्व जब बदल जाएगा, ईमानदारी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अगर लोगों को लगता है कि ऊपर कोई भ्रष्ट आदमी बैठा है, तो नीचे जो चपरासी बैठा है वो भी भ्रष्टाचार करता है, और उनको ये समझ में आता है कि ऊपर भ्रष्टाचार नहीं चलता, तो नीचे तक सब लोगों को समझ में आता है कि अभी काम करने का समय आ गया, मेहनत करने का समय आ गया, अभी लापरवाही नहीं चलेगी। तो इसीलिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग आज बंगाल को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, उन सबकी नीयत ये है कि अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो खुलकर काम करने का मौका मिलेगा। इस नीयत के साथ आ रहे हैं, और हमको गले लगाना चाहिए उन सभी लोगों को। तो बंगाल में जो होने वाला है नुपुर जी, ये परिवर्तन से भी बढ़कर ये रूपांतरण है। अगले 5 साल में ही आप देखेंगे बंगाल की आर्थिक समृद्धि, बंगाल का ज्ञान, परंपरा, धर्म, पहचान, ये वैसे जैसे पहले हुआ करता था पूरी दुनिया में। बंगाल बंगाल का पहचान थी, अस्तित्व था, सम्मान था, वो दोबारा वापस लेके आएंगे। और इसीलिए सत्ता सत्ता केवल साधन मात्र है, सत्ता को प्राप्त करने का उद्देश्य यही है कि बंगाल को वापस बंगाल की अस्मिता, पहचान, सम्मान वो दिलाना है मिलकर। तो मतलब आप बोलना चाहते हैं कि बंगाल में राम राज्य होगा? क्योंकि हम राम राज्य मतलब जानते हैं कि मतलब जिसमें सबको पूरी तरह समानता मिलेगा, ऐसा होगा, जो अब नहीं है। अभी तो नहीं है, अभी तो सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, बहुत व्यवस्था का हाल बुरा है, और उससे भी ज्यादा एक तो भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यवस्था खराब, और ऊपर से धर्म को ही गाली, हमारी पहचान को ही गाली। ऐसा कैसे चलेगा? अभी आपको मैं एक दो बातें बताऊं कि देश में भारत माता की संकल्पना किसने दी? भारत माता का नाम, भारत माता का स्वरूप, भारत माता ऐसी दिखती है, ये किसने दी? ये आनंद मठ में बंकिम चटर्जी ने लिखा। तो देश के मन में वो, आज जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, वो एक बंगाली का दिया हुआ दर्शन है, उनका विजन है, उनकी सोच है, जो पूरा देश बोलता है। वंदे मातरम किसने दिया?
वंदे मातरम बंगाल ने दिया, उस वंदे मातरम को बोल के तो लोग फांसी पे चढ़ गए, गोली खाई, लाठी खाई भारत की स्वतंत्रता के लिए। अभी क्या बंगाल में जो वंदे मातरम बोलने से बचे, भारत माता की जय बोलने से बचे, ऐसा लोग सत्ता में बैठ सकते हैं क्या? क्या ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए? देश में सबसे बढ़िया कॉलेज, देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान, ये सब कहाँ होते थे? बंगाल में होते थे। अभी तो कोई पहचान नहीं बची है, धीरे धीरे वो संस्थाओं का क्षरण हो रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। ये सब बदलने के लिए सत्ता का परिवर्तन होना आवश्यक है। तो इसमें जानना चाहेंगे आज की यूथ, बंगाल के यूथ की बीजेपी का विजन क्या है बंगाल के लिए? क्योंकि आज के यूथ, जैसे आपने बोला कि पूरे बंगाल छोड़ के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर के स्टेट जा रहे हैं या देश से बाहर जा रहे हैं, उनको हम कैसे बुला सकते हैं? या वो लोग जानना चाहेंगे जो आज यूथ है, वो टीनेजर्स है, कि बीजेपी का जो विजन है बंगाल के लिए, क्योंकि एक, जैसे आपने बोला कि एक मुर्दा है, एक स्टेट पूरी तरह मर चुके हैं, उसको फिर से जगाना। तो हम जानना चाहेंगे आपका विजन बंगाल के लिए। बड़ा स्पष्ट विजन है नुपुर जी। विजन यही है कि यहाँ के लोगों की क्षमताओं और पोटेंशियल का प्रयोग बंगाल के विकास के लिए किया जाए। यहाँ पे अभी कोई, यहाँ बंगाल तो शायद पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य होगा जहाँ पे फैक्ट्री को उखाड़ने का सेलिब्रेशन होता है। फैक्ट्री को लगाने का सेलिब्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे और इंडस्ट्री आ रहा है, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री आए, यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री आए, उसका उत्सव मनना चाहिए बढ़ते हुए देश में। इधर तो ये फैक्ट्री को उखाड़ने का दिन मनाया जाता है कि इधर हमने फैक्ट्री को उखाड़ के भगा दिया, उन लोगों को बेरोजगार कर दिया, उसका सेलिब्रेशन होता है। ये बदलेंगे, इधर इंडस्ट्री आएगा, उससे ग्रोथ आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 30 साल पुराना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। तो अभी तो छोटा छोटा मेट्रो सिटी में भी मॉडर्न हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट भारत की। अभी यहाँ कितने शहरों में मेट्रो आने की जरूरत है, तो कोलकाता में ही ठीक से नहीं चल पा रही है। तो विजन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी है, हेल्थ और एजुकेशन डेवलपमेंट का भी है, लेकिन सबसे बड़ा विजन ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लेके आना कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम कर सकते हैं। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंशियल ये लीडरशिप से आएगा, ये साफ नीयत से आएगा, और ये करप्शन फ्री गवर्नेंस उससे आएगा। तो इसी के आधार पर हम लोग अपनी सत्ता यहाँ बंगाल में चलाने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली मैं बंगाल से हूँ, लेकिन मैंने जब बचपन से देखती आ रही हूँ कि लीडरशिप की कमी है। जैसे आज भी अगर मैं घर जाती हूँ तो देखती हूँ वहां पे जब चेंज हो जाते हैं, वही लोग चेंज हो जाते हैं, वही लोग फिर से वही करप्ट जो कर रहे हैं तो वही करने लगते हैं। जैसे आपके आज अगर छोटे शहर में जाए, छोटे, आप कलकत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बंगाल है छोटे शहरों में बसते हैं। कलकत्ता में एक्चुअली छोटा सा कुछ परसेंटेज आप दिखेगा, लेकिन छोटे शहरों में अगर वहां पे हमें, आप वहां के लिए, उस छोटे छोटे शहर के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वो छोटे शहर के लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम है जो सामने दिखाई नहीं देता, जो वहां पे, और वहां पे आपका लीडरशिप भी नहीं है अभी तक ऐसा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा हाँ जी की जो कम्युनिस्ट सत्ता में आए, फिर वही कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का दूसरा रूप बन के टीएमसी सत्ता में आ गई। हाँ, तो उनका वही, अच्छा लीडरशिप क्यों नहीं आई? लीडरशिप इसलिए नहीं आई कि कोई तो सच बोलेगा उसको बम से उड़ा देंगे, गोली मार देंगे, हमला कर देंगे, वोट नहीं देने देंगे। तो लीडरशिप आएगी कहाँ से जब तक तो हम ये हिंसा खत्म नहीं करेंगे राजनीति से। कोई अपने बेटे को राजनीति में भेजेगा ही नहीं कि वो तो उधर तो गोली मारते हैं, बम फेंक देते हैं। अभी मुझे कुछ लोग मिले, वो फेसबुक में भी अगर ममता बनर्जी के खिलाफ लिख दे तो उनके घर पे रात को पत्थर फेंक के जाते हैं लोग, धमकी देते हैं मारने की, पुलिस वाला उठा के ले जाता है, थाने में बैठा देता है। तो ऐसे भय के माहौल में कहाँ से लीडरशिप डेवलप हो? ये भय सबसे पहले खत्म करना है, और ये भय खत्म हो जाएगा 24 घंटे के अंदर सत्ता परिवर्तन होते ही, क्योंकि कानून और व्यवस्था का शासन स्थापित करना ये केवल मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। जिस दिन मुख्यमंत्री चाह ले, कोई अपराध नहीं हो सकता राज्य के अंदर कि पुलिस ही अपराधी बन जाए, पुलिस गुंडा बन जाए। इधर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जरूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होता है तो यूथ लीडरशिप वो अपने आप आती है। लोग सवाल पूछते हैं,
लोग सरकार की योजनाओं में और अपनी खुद की प्रोजेक्ट्स में खुद हिस्सा लेते हैं, आगे आके काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर चेंज होगा तो छोटे-छोटे जो शहर हैं, गाँव हैं, जहाँ पे लोगों को डर लगता है कि कोई तो मार देगा अगर हम अपनी बात बोलेंगे, वहाँ पर सबसे पहले लोगों के अंदर ये भरोसा पैदा होगा कि अब हम सरकार से बात कर सकते हैं, अपने इलाके की योजनाएँ बना सकते हैं, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और वो एक प्रायोरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर। सत्ता ही गुंडा ना बन जाए, सरकार को गुंडा नहीं बनना चाहिए। वो बंगाल में सरकार गुंडा बन के बैठी हुई थी, दोनों कम्युनिस्ट की भी और ममता की भी। वो ठीक करेंगे और वहीं से लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और वहीं से गति मिलेगी, विकास को भी और बदलाव को भी। एक्चुअली मैं छोटा सा एक इंसिडेंट मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक यूथ लीडर मैं बोल सकती हूँ, कितने साल के होंगे, 25 साल 24-25 साल के, एक मतलब एक पार्टी के ही लीडर है वो। लीडर मतलब वही शायद ज्वाइन किया है। तो किसी ने उसको पूछा कि आप शादी कब करोगे, तो उसने बोला अभी तो मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, अभी 4-5 करोड़ हो जाने दो बैंक में, फिर शादी करेंगे। तो फिर मुझे इतना खराब लगा कि ये अगर एक ये समझ के एक कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई भी पार्टी हो, तो इस देश का क्या हो सकता है? बिल्कुल, है ना? वो 24-25 इयर्स का एक यूथ जो सोच रहा है कि मैं पार्टी ज्वाइन ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बैंक में 4-5 करोड़ आ जाए। तो इस देश का, और वो मैं बंगाल की ही बात कर रही हूँ। तो मुझे और बाकी पार्ट की इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे इतने खराब लगा। लेकिन मेरे पास कोई ताकत नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसको बोलूं कि तुम ज्वाइन करने से पहले, देश के काम करने से पहले तुम करप्ट हो रहे हो। हाँ। तो फिर उस देश का भविष्य क्या हो सकता क्या है, उस हो? स्टेट का भविष्य क्या हो सकता है? अब इसमें आप हमारे और आपके जैसा यूथ जो कॉलेज जाता है, मेहनत करता है, फिर तो नौकरी करता है। कितने लोग हैं उधर जापान में भारत से गए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। कितने साल मेहनत करेंगे तो, और इतनी पढ़ाई करने के बाद कितने साल मेहनत करेंगे तभी तो 4-5 करोड़ रुपए शायद कमाएंगे। बचाएंगे, बचेगा तो वो भी नहीं। और भारत में इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, खूब खूब पढ़ाई करने के बाद तो लाख 1.5 लाख रुपए की किसी की तनख्वाह होती है, किसी की 50,000 होती है, तो कितने लोग तो 10-12 हजार रुपए, 5,000 रुपए में अपना घर चलाते हैं। वहां पर तो कोई राजनीति के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसका मतलब वो चोरी कर रहा है, लूट रहा है, हमारा हिस्सा ही मार रहा है। वो राजनीति तो बदलनी होगी। राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी में जब राजनीति करेगा युवा, तो उसको ये समझ में आएगा कि इधर तो घर से पैसा जा सकता है, आने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मतलब आप पूरी तरह मैसेज दे रहे हैं कि बंगाल मतलब आपके घर से पैसा जाएगा, आने का कोई राजनीति में तरीका अगर नहीं है। आपको आना है, आप व्यापार करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, व्यापार कीजिए। आप नौकरी करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, नौकरी कीजिए। तो लेकिन राजनीति में पैसा कमाएंगे, ऐसी अपेक्षा अगर किसी को है तो उनका ये सपना टूटने वाला है। तो बंगाल आप पूरी तरह सुन लीजिए। आपका आज कपिल जी का इंटरव्यू जो बोल रहा है कि अगर आपको राजनीति में आके पैसा कमाने का मन है तो राजनीति में मत आइए। और अगर किसी ने वो 24-25 साल वाला जो आप बोल रहे हो, अगर उसने कमा लिया होगा और उसके घर में ये सरकार का पैसा छुपा हुआ होगा, तो वो निकलवा भी लेंगे उसको। उधर ही वैसे ही हो जाएगा वो, जैसा 24-25 साल की उम्र में बिना पैसे के खड़ा था। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने बंगाल को लूटा है उनको। पूरी तरह तो ये चेतावनी है पूरी तरह, है ना कपिल जी? हाँ, ये सब सीधी सी बात है, तो जिसको समझ में आएगी उसको समझ में आएगी, जिसको नहीं समझ में आएगी वो अपने आप देखेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि नुपुर जी आप ही तो बताइए, क्या आप तो बंगाल से हैं, इधर मुर्शिदाबाद से हैं, इधर से आप टोक्यो गए हैं, तो कितनी मेहनत की होगी, कितना आपने कष्ट भी झेला होगा। तो परिवार ने भी तो अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखा होगा, तो उनके भी तो, लेकिन उनको आज लगता होगा ना कि अच्छा है तो यहाँ नहीं है, अच्छा है यहाँ नहीं है, तो यहाँ होती तो क्या कुछ नहीं कर पा रही होती या क्या कर रहे होते। क्योंकि तो हमने वैसा बना के रखा हुआ है, वरना तो क्या, तो जो टोक्यो में है वो इधर नहीं हो सकता क्या? लेकिन वैसा बना, लीडरशिप का ही तो फर्क है। और अपनी सभी, आप जहाँ बैठे हो वहां पे क्या लोग अपने धर्म को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को गाली देते हैं क्या? वो उस पर प्राइड फील करते हैं। हाँ, तो ये तो है। हाँ, जब अपने पर ही प्राइड नहीं फील होगा तो जो भी देश अपने पे ही प्राइड नहीं फील करता वो नीचे जाता है। दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये फ्रांस हो, अपनी भाषा पे, अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पे, इस पे गर्व महसूस करते हैं।
उसके खुद उसके प्रतीकों को ओढ़ने में और बोलने में उनको स्वाभिमान महसूस होता है। यहाँ पर तो ये अपने कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, अपने कोई गिरा हुआ बना के जी रहे हैं। ये परिवर्तन लाना सबसे पहले जरूरी है। आज भारत में, पूरे भारत में ये परिवर्तन आ रहा है युवाओं के अंदर। हम अपनी पहचान के प्रति गर्व महसूस करते हैं और यही परिवर्तन बंगाल में भी आया हुआ है। इसीलिए लोग अब ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करते जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को गाली दें। और कपिल जी, मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमने देखा था अपने बंकिम चंद्र जो आनंद मठ, जो हम पढ़ते थे तो थोड़ा दूर भागते थे कि इतना संस्कृत के वर्ड है ना उधर आनंद मठ में, तो बंगाली तो मतलब बंगाली कम है, संस्कृत ज्यादा है आनंद मठ में। तो उससे जो हमारा फ्रीडम फाइटर वहां से जो इंस्पिरेशन लेके अपने देश के लिए फाइट किए, उसके बाद उस बंगाल ने पूरे देश को रास्ता दिखाया, है ना। फिर वहीं से आज अगर देश का जो हमारा जो नेशनल एंथम है वो भी बंगाल से है, वंदे मातरम भी बंगाल से है। तो बंगाल, लोग बोलते थे कि बंगाल जो आज सोचते हैं पूरे इंडिया काल सोचता है। यस, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। यस। हाँ, तो आज के जो बंगाल है जहाँ पे आज हम लोग पहुंच गए हैं, तो हमें जो आप बोल रहे कि वहां से फिर से हमें वो जो हमारे जो प्राइड था जो बंगाली होने का या उस लैंड से बिलोंग करने का, जहाँ से रामकृष्ण देव आए हैं, जहाँ से स्वामी विवेकानंद वहां से शिकागो जाके पूरे हिंदू धर्म को पूरे दुनिया के सामने रखे, तो उस बंगाल को बनाने का पूरा आप लोगों ने ठान ले लिया। आप वही बोल रहे हैं, फिर हम वही बंगाल को वापस लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे, और हम नहीं लाएंगे, बंगाल के लोग खुद ही ला रहे हैं वापस। हम तो देख रहे हैं वो होता हुआ, हम तो उसके विटनेस हैं। वी आर विटनेसिंग द रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। जैसा तो बंगाल में परिवर्तन आ रहा है उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं हम इसको देख रहे हैं और हमें आनंद महसूस हो रहा है। मैं एक विटनेस के नाते आपसे अपनी बात रख रहा हूँ कि मैंने यहाँ देखा है वो भावना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लोग कितने इमोशनल हैं बंगाल के, देश को लेकर, संस्कृति को लेकर। मुझसे मिलने एक लड़की आई जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है जर्नलिज्म में, और उसकी माताजी लेकर आई कि ये बिटिया आपसे मिलना चाहती है, अभी कुछ ही दिन पहले इधर बंगाल में। तो मैंने उसको बात करते करते उसने बोला कि कपिल जी, ये कन्हैया कुमार ने कैसे बोल दिया भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ये बोलते बोलते वो लड़की रो पड़ी। तो मैंने देश भर में लोगों को इस नारे पे गुस्सा होते हुए तो देखा है, लेकिन रोता हुआ पहली बार किसी को देखा, वो बंगाल की बेटी थी। उसका इमोशन इतना डीप था। क्यों बंगाल में इतना डीप इमोशन है? क्योंकि इन्होंने सच में टुकड़े करने वाला देखा है कि देश में टुकड़े ये बोल नहीं रहे, ये सच में भी करते हैं। बंगाल को तो तोड़ के अलग किया गया, काट के अलग किया गया। अभी ये इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्यों बोलते हैं वेस्ट बंगाल? ये तो ईस्ट में है इंडिया के, क्योंकि तो ईस्ट वाला उधर ले गए काट के। तो असली में विभाजन का दर्द, धार्मिक कट्टरता का विध्वंस, हिंसा, आतंक, ये इधर लोगों ने खुद देखा है, अपने परिवारों में देखा है। इतना संवेदनशील है देश को लेके और धर्म को लेके। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि यहाँ के लोगों को दबा के रखा गया इतने साल सच बोलने से। ये दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश की गई इधर। यहाँ बहुत इमोशन है नुपुर जी, आप तो इस बात को जानते ही होंगे। लोग अपने देश को बहुत बहुत प्रेम करते हैं यहाँ पर तो कोई अगर देश के खिलाफ बोलेगा या अंदर वाले बाहर वाले बोलेगा, बंगाल के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो शायद यूपी में, बिहार में, गुजरात में देश से इतना लोग प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने वो संकट आंखों से नहीं देखा, उसका दर्द। यहाँ लोग उस दर्द को महसूस करते हैं अपने दिल में, और उस दर्द के साथ अपनी बात को। आप तो बंगाल से हैं, इसीलिए जाके उधर भारत का झंडा लेके चलते हैं, क्योंकि आपको वो झंडे का महत्व, कीमत पता है।
वो जो आप लेके चले एम्बेसी से झंडा, वो इसीलिए तो चले क्योंकि आपको तो आप बंगाली हो, आपको उसका कीमत पता है। ये झंडा बदला बदला भी, जमीन काट के दूसरी तरफ दूसरा झंडा फहरा दिया गया। ये इमोशन केवल बंगाल के पास है क्योंकि बंगाल ने इस दर्द को देखा है और इसीलिए यहाँ के लोग तो संकल्प करके बैठे हैं, ऐसा तो दोबारा नहीं होने देंगे। तो आपने बोला कि हमने देखा है, मैंने एक्चुअली डेफिनेटली 1947 का वो तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि हमारा जो घर था तो जो वहाँ के जो लोग थे तो पूरी तरह ये, क्योंकि वो एक्चुअली मुर्शिदाबाद बांग्लादेश होने वाला था तब, पूरे ये कर रहे थे कि शायद मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश हो जाएगा, तो हमारे घर किसी ने ले लिया था, बोले थे उसके बाद जब हो जाएगा तो ये घर हमारा हो जाएगा और इसके जो हमारे वहाँ मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी हमारे बेबी हो जाएंगे। तो ऐसे हुआ था। तो तब एक्चुअली तब की आपने वो बात याद दिला दी। तो मुर्शिदाबाद तो वेस्ट बंगाल में रह गया, लेकिन तब बहुत सारे मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थे, उससे गुजरे एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगी, जो लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी ने, मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूंगी, तब अगर किसी ने हम लोगों को, डेफिनेटली हम लोग थे घर में और किसी ने हमारा रक्षा अगर किया था ना, तो वो 2 मुस्लिम थे। पता है, वो 2 मुस्लिम थे, वो पूरा एक लाठी लेके और एक बंदूक लेके खड़े थे कि बोले थे अगर कोई आएगा ना इधर तो पहले हमारे लाश से गुजरेगा। तो ये है बंगाल का एक्चुअली जो गरिमा है, ये है मैं सबको बोलते हैं ये है। तो हमें डिवीजन नहीं चाहिए था, हमें एक्चुअली और ये जो जात पात जो भी हम लोगों को दिखाई देता है ना, ये सब एक्चुअली किसी के मन में भी नहीं था। लेकिन हमें ये जो पॉलिटिक्स किया गया है और इससे आज जो भी प्रॉब्लम हो रहा है बंगाल में, मुझे लगता है कि पूरी तरह ये पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। यस है ना। तो वही मैं, अगर कोई सोच रहा है कि अगर किसी स्टेट को बीजेपी आएगा तो किसी का कोई डर रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी को डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ मतलब, मैं किसी को डरना चाहिए कपिल जी बंगाल में अगर बीजेपी आ जाए तो? जो तो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, हाँ, लूट रहा है, गुंडागर्दी करके सत्ता चला रहा है और लो सिंडिकेट चला रहा है, उसको तो डरना चाहिए, अब बहुत ही ज्यादा डरना चाहिए। लेकिन उसका ओके। किसी धर्म से और पहचान से लेना देना नहीं है उस डर का। आपको कल मैं बताऊं, संसद में जब प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आजाद के बारे में बोल रहे थे, तो आपने मोदी जी को सुना होगा, और यही मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले हामिद अंसारी की विदाई में भी बोले थे। तो हामिद अंसारी के बारे में क्या बोले और गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या बोले? हामिद अंसारी जैसा कोई होगा तो उसको तो डरना चाहिए, गुलाम नबी आजाद जैसा कोई होगा तो उसको तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसके तो जीने का समय आ गया, खुलकर सच बोलने का समय आ गया। इधर क्या तो बात है। धर्म की लड़ाई नहीं है, लेकिन तो देश के तो साथ खड़े होंगे, अपने समाज के तो साथ खड़े होंगे। तो हामिद अंसारी तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी बोलता था कि भारत में डर लगता है, और गुलाम नबी आजाद ने क्या बोला संसद में कि दुनिया में अगर कहीं पे कोई भी मुसलमान सबसे ज्यादा प्राउड फील करता होगा तो भारत का मुसलमान करता होगा। तो हामिद अंसारी बनोगे तो डरो, गुलाम नबी आजाद बनोगे तो सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। क्या बात है। अभी मुझे लगता है कि टाइम आ गया है बस पूरे बंगाल ही नहीं, पूरे इंडिया को यूनाइट होने का। चाहे आपका आप पहले एक इंडियन हो, आप भारत माता के संतान हो, कहीं पे भी रहो, और आपके धर्म आपके घर में है, आप पहले भारत माता के संतान हो। यस है ना कपिल जी? तो इसी के साथ हम ये इंटरव्यू खत्म करना चाहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद आपके टाइम के लिए, और आप रसगुल्ला खाते रहिए कलकत्ता में, और रसोगोल्ला रसगुल्ला। यस एंड फुचका, सौंदेश, इधर तो आप खूब खूब खा रहे हैं। और मैं ये बात तो कह सकता हूँ आपको कि जो मिठाई और खाना बंगाल के लोग बनाते हैं वो तो देश में कहीं भी और मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत जितने मीठे लोग हैं उतनी ही तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। है ना। तो हम लोग Yes. खाते हैं और सोते ही रहते हैं।
मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब हाँ, मतलब जितना हो सके आप खा लीजिए और लेके भी जाइए दिल्ली में, क्योंकि ऐसा Yes. मिठाई नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलता दिल्ली में, आपको, है बिल्कुल। ना? मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैं हाँ अभी जी। कोलकाता से पिछले हफ्ते घर गया, तो मैं इधर से मिठाई लेके गया। मेरी बिटिया ने वो मिठाई खाई और मेरी बिटिया बोली, पापा आप हेवन गए थे क्या? इतनी टेस्टी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई है। और ये एक बच्चे का रिएक्शन है, तो कितना तो प्योर रिएक्शन होगा उसको उसको टेस्ट करने के बाद, कि बोली कि आप हेवन से आ रहे हो क्या, इतनी टेस्टी मिठाई। तो दैट्स व्हाट बंगाल इज। यस। क्या बात है, पूरे बंगाल का दिल जीत लिया आपने, पूरा वोट आपके लिए। नहीं नहीं, बिटिया रानी के लिए और भी लेके जाइए, पूरे आपने बोल दिया। मुझे लगता है कि आप ये इंटरव्यू देख के लोग आपको और भी मिठाई भेज देंगे बंगाल से। सही में। तो बिटिया रानी को बहुत सारा प्यार, और बंगाल से पूरा मिठाई जितना है उसके लिए ले जाइए। वो तो लेके जाना पड़ेगा, वरना घर में नहीं घुसने देगी वो मेरे को। एकदम एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, और इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे जय मातरम। श्री राम। So everyone, that was our episode number 12 with Mr. Kapil Misra. And I'm sure that whatever questions you had, you got your answer. If you have more questions, do write to us. We have our YouTube channel, Yoganda Nupur. We have our Facebook page, Yoganda Nupur, and Heal Tokyo and healtokyo.com website. And we have our email address as well. We are here to answer all of your questions. If you have any questions for Mr. Misra, definitely he'll be glad to answer your questions. Do write to us. I'll see you next time. Until then, do take care of yourself and do love yourself too. One more thing, if you like this video, do share it and subscribe our channel. See you next time. Good night. Subratri. Vesminasai. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.